हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसके की गणित। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 11th का फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है लास्ट में, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑन चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू दिस, सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। तो दो फंक्शन मतलब दो रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। बस कुछ करना है नहीं इसमें। तो fx इक्वल्स टू x स्क्वायर 3x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। और gx एक और फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरा है 3x 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। ऑलराइट, हमें दिखाना है कि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। fx का पहले हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। ठीक है, fx को हम प्लॉट करते हैं। पहले है क्या, एक्स स्क्वायर 0 से 3 के बीच में। अब एक्स स्क्वायर कैसा होता है याद कीजिए, ऐसा होता था, है ना। ये यहाँ पर 0 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 पे, ये ऊपर जाकर 9 पे कट करेगा, कहीं इस जगह कहीं 9 है। ठीक, लेकिन ये बोल रहा है कि 0 से 3 तक है, तो ये वाला पार्ट आपको हटा देना है। ऑलराइट, तो आपका जो प्लॉट है वो सिर्फ राइट साइड वाला है, तो ये यहीं तक प्लॉट है। इस जगह से 0 से 3 तक है, ये पार्ट भी हटा देना है। ऑलराइट, अब 3 पे इसका वैल्यू 9 है और 3 से आगे 10 तक, 3 से 10 तक 3x के बराबर है। तो अब देखिए 3x पे x इक्वल्स टू, अगर इसको देखें हम, देखिए तो y इक्वल्स टू 3x है, कहां से कहां तक, 3 लेस देन x लेस देन 10 तक, है ना। तो x इक्वल्स टू अगर 3 करें तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 आएगा, आएगा ना। x इक्वल्स टू 4 कीजिएगा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 आएगा। x इक्वल्स टू 5 कीजिएगा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15 आएगा। ठीक, तो ये कैसा है, x इक्वल्स टू 4 कीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा 4 5 तो 9 है यहाँ पर 12, तो ये थोड़ा सा ऐसा प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, ये इस जगह 15 है। ऑलराइट, ये इस जगह 12 है। ये यहां से यहां पैराबोला और इधर स्ट्रेट लाइन। तो आप देखिए तो किसी भी एक पॉइंट पे y का एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे y का अगर एक वैल्यू है, मतलब क्या कि एक x के लिए एक ही y है। क्या हम लोग फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन रखे थे हम लोग, कि इधर का सारा चीज डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब क्या कि जो इस सेट में सारा वैल्यू है उसके लिए एक ना एक y होना चाहिए। तो हर एक x वैल्यू के लिए एक ना एक y वैल्यू है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए था कि एक ऑब्जेक्ट का मतलब इस साइड का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए मतलब क्या कि एक x के लिए दो y नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है क्या कि आपको एक x के लिए दो y है। हम एक आसान तरीका आपको ये भी बताए थे कि अगर कोई चेक करना है कि नहीं ये फंक्शन है कि नहीं, आप किसी भी एक पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए पैरेलल टू y एक्सिस और देखिए कितना पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब क्या कि वो फंक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, आप यहाँ पे भी खींचेगा तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, इस जगह भी खींचेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा। मतलब क्या, ये एक फंक्शन है। इसको फंक्शन है कैसे लिखना होगा आपको, f इज अ फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is only
वन वैल्यू ऑफ y है ना, दैट इज ओनली वन इमेज, ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन है। ठीक, अब चलते हैं इधर gx को, gx का भी प्लॉट करते हैं। आप देखिए 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर है, याद कीजिए हम लोग एक्स स्क्वायर का प्लॉट कैसा करते थे, ऐसा करते थे। अब ये डिफाइंड है 0 से 2 तक के लिए, 0 से 2, यहाँ 2 पे ये 4 है, ठीक है, और ये इधर के लिए डिफाइन नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला हो गया प्लॉट, है ना, ये राइट साइड वाला प्लॉट हो गया। अब देखिए और सिर्फ 2 तक है तो ये पार्ट भी आपको हटाना पड़ेगा, सिर्फ 2 तक ही डिफाइंड है। अब देखिए 2 से 10 तक के बीच में y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 3x है व्हेन x इज बिटवीन 2 to 10। तो x इक्वल्स टू जब 2 है तो y इक्वल्स टू क्या है, 3 into 2 6, x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू 3 into 3 9, 4 पे 3 into 4 12। तो आप देखिए तो 2 पे 6 है, 2 पे ही यहाँ पे अगर 4 है तो इस जगह 6 होगा, और फिर 3 पे ये 9 है, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा इस जगह, और यहां से ऐसे जाएगा ऐसे। तो आप देखिए x इक्वल्स टू 2 पे ही ये दो वैल्यू ले रहा है, 4 भी है और 6 भी है। आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, आप x इक्वल्स टू 3 रखिएगा तो ये 3 इंटू स्क्वायर 3 9 होगा, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 रखिएगा तो 3 इंटू 3 9 होगा। तो दोनों पे सेम ही वैल्यू आ रहा है 9, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। यहाँ पे टूट जा रहा है बीच में, यहाँ से यहाँ तक आया और फिर छलांग लगा के ऊपर चला गया। अब छलांग लगा के ऊपर चला गया मतलब क्या कि अगर आप एक पैरेलल लाइन खींचिएगा इस जगह पे, लेट्स से x इक्वल्स टू 2 पे पैरेलल लाइन खींच रहे हैं आप y एक्सिस के पैरेलल, तो आपको दो वैल्यू दिखेगा उस जगह, एक तो यहाँ एक वैल्यू है और एक दूसरा यहाँ, ये एक वैल्यू है, एक दूसरा वैल्यू ये है। अगर आपको दो वैल्यू दिख रहा है y एक्सिस के अलोंग पैरेलल खींचने पे, मतलब क्या, एक x के लिए 2y है। अगर एक x के लिए 2y है तो मतलब ये फंक्शन है नहीं। तो इसका अगर हम रीजन लिखें कि क्यों ये फंक्शन नहीं है, तो इसको कैसे लिखना है, g इज नॉट अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन because for x equals to 2 there are two values of y, that is two images, है ना। इसी वजह से g एक फंक्शन नहीं है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, आपको अगर पार्शियल ग्राफ दिया हुआ है, मतलब किसी अलग डोमेन में अलग फंक्शन है, किसी अलग डोमेन में अलग फंक्शन है, तो उसका प्लॉट कैसे खींचे, आप ये ग्राफ बनाना सीख गए इसमें। दूसरा, ये फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक पैरेलल लाइन खींचिए y एक्सिस के, अगर एक जगह काट रहा है तो फंक्शन है, एक जगह से ज्यादा जगह काट रहा है तो फंक्शन नहीं है, वो भी यहाँ वेरीफाई हो गया। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक आया फिर छलांग लगा के ऊपर से आगे बढ़ा। तो ये तीन चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है कि f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, हमें ये चीज निकालना है। ठीक, हमें बस इस चीज का वैल्यू निकालना है। हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, तो आप देखिए तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये चीज निकालना है। ठीक, देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। f 1.1 निकालते हैं, एक्स स्क्वायर में रखते हैं तो क्या आएगा, ये 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। अब आप कहिएगा ये कैसे आ गया,
ये कैसे आ गया यहाँ से देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह 1.1 रखेंगे तो क्या आएगा 1.1 का होल स्क्वायर आएगा ना। सिमिलरली f 1 रखेगा तो 1 का होल स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर, है कि नहीं। सेम चीज यहाँ पर लिखे हैं 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 1.1 माइनस 1। अब देखिए तो आप चाहे तो इसको 1.1 माइनस 1 करके काट दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए। या एक आसान तरीका ये भी है कि ये a प्लस बी, आप इसको 1.1 का स्क्वायर निकालिए 1.21 आएगा, माइनस 1 से कीजिए तो 0.21 आएगा, डिवाइड बाय कीजिएगा तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। एक तरीका और आसान तरीका है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, आप पढ़े होंगे क्लास 8 9 10th में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मैं लिख दे रहा हूँ साइड में आपके लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये मत बोलिएगा नहीं आता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a का वैल्यू 1.1, b का वैल्यू 1, कैसे लिखेगा ये 1.1 प्लस 1 इंटू 1.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। ठीक है, तो ये कटा दीजिएगा क्या, अगर ये दोनों कट गया तो क्या बचता है 1.1 प्लस 1 कितना बचा 2.1 बचा क्या, यही हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक फंक्शन दे दिया है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इस क्वेश्चन का हमको डोमेन निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सोचिए कि इसको डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा। डोमेन निकालना मतलब क्या, कि आपको वो वैल्यू बताना है x का जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब ये तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन, ऊपर में एक पॉलिनोमियल है नीचे में एक पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर रेशियो लीजिएगा तो क्या बनता है, एक रैशनल फंक्शन बनता है। किस फॉर्म में, तो fx अपॉन gx के फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है। अगर fx अपॉन gx के फॉर्म में मतलब क्या, gx कभी जीरो नहीं आना चाहिए, आपको बताया था हमने रैशनल फंक्शन में gx कभी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि समथिंग बाय जीरो के फॉर्म में आ जाएगा। समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड होता है मैथ्स में, होता है कि नहीं होता है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें बस यही दिखाना है कि किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जाता है, वो निकाल लेंगे, वो हमारे रेशनल r में से रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। एक चीज और, इसका डोमेन क्या होगा, आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा ना। नीचे वाले का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा ना। दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो रियल नंबर होगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे जीरो नहीं होना चाहिए वो वैल्यू हम सिर्फ निकालेंगे। अब चलिए नीचे वाला टर्म लिखते हैं, माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर। टाइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको कैसे लिखिएगा, 12 है तो मतलब क्या माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। कैसे किया आपको पता चला क्या, नहीं पता चला। अगर नहीं पता चला तो मैं बता दे रहा हूं एक बार के लिए। आप देखिए 12 है यहाँ पर, 2 से कीजिए 6 आएगा, 2 से कीजिए 3 आएगा, 3 से कीजिए 1 आएगा। अब देखिए इसको हमें क्या करना है कि ऐसे करना है ताकि ये माइनस 8x आए और फिर मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 12 a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए ना। तो देखिए तो 3 इंटू 2 6 और 2, तो माइनस 6x माइनस 2x करेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 2 12 आ जाएगा, और माइनस 6 माइनस 2x माइनस 8x आ जाएगा। तो ये चीज सही है, सेम चीज ऊपर वाले के बराबर है। आप देखिए माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x से बराबर होता है और बाकी चीज सेम ही लिखा है, तो कुछ करना नहीं था यहाँ पर। इसको हटाइए, यहाँ पे देखते हैं। चलिए x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 बचा, माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 6 बचा, है ना। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। मतलब क्या कि x का वैल्यू 2 और 6 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब इन दोनों वैल्यूज को अगर हटा दें तो ये हर जगह पे डिफाइन रहेगा। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन देखिएगा, डोमेन ही निकालना था इस क्वेश्चन में। डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस कौन सा वैल्यू, सिर्फ 2 और 6। तो 2 और 6 को माइनस कर देंगे, 2 और 6 पे ये डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं था, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने आप पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। कब के लिए, ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो सारे रियल नंबर्स में से सिर्फ 2 और 6 को हटा देना है, जो भी बच गया सारा नंबर ही बच गया 2 और 6 को छोड़ के, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में माइनस 2 और 6 को हटा देना है, जो भी बच गया वो हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1। ये भी काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 दिया हुआ है। बस
यही दिया हुआ है हमें फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मतलब क्या है कि सारे एक्स के लिए डिफाइंड है ना? नहीं, हमें पहले चेक करना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। मतलब देखिए तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, एक्स का वैल्यू निकालना है, डोमेन मतलब क्या, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब ये रूट के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब क्या, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो हो सकता है ना? रूट अंडर जीरो जीरो के बराबर होता है, लेकिन रूट अंडर माइनस वन रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी हो जाता है। हमें रियल के लिए निकालना है, इमेजिनरी नहीं देखना। तो अगर रियल रखना है तो मतलब क्या, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, ये पूरा टर्म ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। ये तो हमारा निकल गया। चलिए, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन वन से लेके इंफिनिटी तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी, लिख सकते हैं क्या? सेम चीज है, दोनों लिखा हुआ। डोमेन तो निकल गया। अब एक चीज देखिए, अगर हम रेंज निकालने का देखें तो y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस वन है, ठीक? मतलब क्या, स्क्वायर कीजिएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वन, x क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर है ना? x क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, इसका डोमेन तो निकल गया। अब रेंज देखते हैं, y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस वन है, ठीक? आप देखिए x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, वन से लेके इंफिनिटी तक, है ना? तो देखिए अभी हम लेते हैं x का वैल्यू, व्हेन x इक्वल्स टू वन, तो y का वैल्यू कितना आता है वो देखिए, y इक्वल्स टू रूट अंडर वन माइनस वन, क्या आएगा, जीरो आएगा ना? ठीक है। x इक्वल्स टू टू, देखिए y इक्वल्स टू टू माइनस वन, क्या आएगा, रूट अंडर वन। इसको मिटाते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। x इक्वल्स टू थ्री, देखिए y इक्वल्स टू थ्री माइनस वन बराबर रूट टू, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, x का वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकता है। मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट होगा और सारे आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब क्या, इसका जो रेंज है, रेंज क्या होता है, y का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका था, आप x तो डिसाइड कर लिए, वन से लेकर इंफिनिटी तक है, और देखिए y जो है रूट अंडर x माइनस वन है। अब स्क्वायर रूट जो है ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। अब अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा मतलब क्या, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक आएगा। तो आप बिना सॉल्व के भी लिख सकते थे, जरूरत नहीं था इसको सॉल्व करने का, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन है, ठीक? मॉड ऑफ x माइनस वन है, इसका हमें डोमेन एंड रेंज चाहिए। डोमेन एंड रेंज तो चाहिए, एक चीज और है कि अगर डोमेन रेंज निकालना है हमें, तो आप बताइए ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन। हम इसको सॉल्व ही करते हैं, ठीक है? एक तरीका तो क्या है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि चलिए ग्राफ से ही देखते हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए x माइनस वन व्हेन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस ऑफ x माइनस वन व्हेन x माइनस वन लेस देन जीरो, है ना? देखिए तो x माइनस वन वेन x वन को उधर भेजिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो वन माइनस एक्स वेन x लेस देन वन, ठीक है? इस माइनस वन को उधर भेज दिए तो x लेस देन वन हो गया, माइनस इंटू एक्स तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन माइनस एक्स हो गया। अब हमें बस इसी चीज को
प्लॉट कर लेना है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए कैसा दिखेगा, ये पॉजिटिव x है, ये माइनस x है, पॉजिटिव y है, माइनस y है, ओरिजिन 1 2 3 4 5, इधर देखते हैं -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा कहाँ है, इस जगह से आगे है। ठीक, जब x 1 से बड़ा है तो x -1 का ग्राफ है। आप देखिए इसको कहाँ सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। पहला वाला पार्ट देखते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम वो कर लेते हैं, x y इक्वल्स टू क्या है, x -1। जब x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू 1 -1 क्या हुआ, 0। जब x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 2 -1 1, x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू 3 -1 2। ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं अब क्या पे लाई कर रहा है। जब x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है क्या। जब x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 1 है, ये पॉइंट है क्या। जब x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट है क्या। ये 3 पॉइंट मिला, आप इन तीनों को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट, व्हेन x लेस देन 1, व्हेन x लेस देन 1, x और y इक्वल्स टू 1 माइनस x, इसी को प्लॉट करना हमें। x इक्वल्स टू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 क्या आता है, 0 लेते हैं पहले, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 0 बराबर 1, x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या आएगा, जब x इक्वल्स टू -1 है तो y इक्वल्स टू 1 माइनस -1, यह आएगा 2 के बराबर। x इक्वल्स टू -2 है तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस -2 3 के बराबर। एक चीज और देखिए, एक बहुत छोटा वैल्यू लेते हैं जो 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, सॉरी 1 से जस्ट थोड़ा छोटा है, तो क्या 0.9 ले लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो 1.9 आएगा। ठीक, अब ये सारे पॉइंट एक एक करके हम लोग प्लॉट करते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 है क्या। जब x इक्वल्स टू, सॉरी ये पॉजिटिव था, ये ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0.9 है तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस 0.9 0.1। चलिए अब सारे पॉइंट्स को एक करके प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। जब x इक्वल्स टू 0.9 है तो y इक्वल्स टू 0.1 है, तो x इक्वल्स टू 0.9 पे y इक्वल्स टू 0.1, ये पॉइंट यहाँ पे है। x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू 2 है, इस जगह है। x इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू 3 है, इस जगह है। क्या करना है हमें, इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। मिल गया क्या। देखिए तो ये मॉड x के बराबर है क्या। मैं आपको एक अलग कलर से इसमें प्लॉट करता हूं। मॉड x कैसा था, ऐसा हुआ करता था मॉड x, है ना। ठीक है, ये मॉड x का प्लॉट है जो ब्लैक कलर से हमने डैश्ड में बनाया है, और जो आपके राइट साइड में दिख रहा है रेड कलर से, वो मॉड ऑफ x -1 है। तो देखिए तो जस्ट मॉड x से जस्ट शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, एक चीज और, अगर इसका डोमेन देखिएगा, डोमेन क्या होता है, वो सारा वैल्यू ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो x का सारा वैल्यू के लिए डिफाइंड है क्या, ये मॉड x है,
और ये मॉड ऑफ x माइनस वन है। तो सारे फंक्शन के लिए, सारे वैल्यूज के लिए तो ये डिफाइंड है ही ना। इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा क्या, ठीक। और इसका रेंज जो होगा, रेंज देखिए तो रेंज वो सारा वैल्यू ऑफ y होता है। y का एक भी वैल्यू है क्या इसका नीचे, नीचे नहीं है ना, सारा वैल्यू ऊपर ही है। ऊपर कहां से, 0 से लेकर इंफिनिटी तक गया हुआ है। 0 से लेकर इंफिनिटी तक गया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर इंफिनिटी तक गया हुआ है। तो इसका जो डोमेन रेंज है वो सेम एज मॉड x का है ना। जस्ट दैट ये शिफ्ट किया हुआ है, अगर शिफ्ट किया हुआ तो फंक्शन थोड़ी चेंज हुआ है, ऊपर नीचे किया होता है ना तब शायद से इसका चेंज हुआ होता। बट अगर राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया हुआ है तो इसका डोमेन और रेंज सेम ही रहेगा अभी केस में, ठीक है। तो ये हमने मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ भी देख लिया, इसका डोमेन रेंज भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 में क्या कह रहा है, एक फंक्शन f जो डिफाइंड है x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर से है, डिफाइंड फ्रॉम r से r के, डिफाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन f दिया हुआ है, उसका हमें बस रेंज निकालना है और कुछ नहीं करना। और लिखा हुआ है ऐसा है कि बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है। दिखाते हैं उसको, क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए लिखा कैसे है इसको, एकदम डराने वाला तरीका है। यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ x कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। ये एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम r से r, ठीक है। और इसका हमें रेंज बताना है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेम एज y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x कॉमा वाई, x सारा रियल बिलोंग करता है तो यही तो लिखे हैं x कॉमा वाई, y क्या है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ही चीज लिखा हुआ है, जस्ट दैट कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म में है, ठीक। तो सेम चीज है। ये जो फंक्शन y है वो x का डिपेंडेंट है। x का डिपेंडेंट है किस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर है, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। रेंज क्यों निकालना है, क्योंकि पहले से पता है डोमेन इसका रियल नंबर। अब इसका अगर रेंज निकालना है, ठीक, रेंज निकालना है तो आप देखिए एक चीज क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं ऐसे, इसको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, एक्स और वाई का सेम रिलेशन इस फॉर्म में आ गया। लेकिन देखिए तो दो बातें, एक यहाँ तो ये रूट फॉर्म में है, रूट फॉर्म में है मतलब क्या, अंदर का कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला अंदर वाला चीज पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर है ना, ए बाई बी के फॉर्म में, एक्स बाई वाई के फॉर्म में है ना, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो दो कंडीशन है यहाँ, पहला y अपॉन 1 माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 1 माइनस वाई 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, y बाई 1 अपन y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो आप पहले इसको देखिए तो y नॉट इक्वल टू 1 होगा क्या, ठीक। अगर y 1 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अब अगर y नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसके लिए आप देखते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब रहेगा, देखिए तो अब ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर भी या तो 0 से बड़ा हो एंड 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा हो। एक कंडीशन, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। आप देखिए तो a बाई बी के फॉर्म में, आप यहां देखिए पहले, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव है ना,
निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, होगा ना। ऊपर में अगर 5 है डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये पॉजिटिव नंबर 5/3 है ना। और -5 बाई -3 भी कीजिएगा तो भी ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक। लेकिन अगर आप पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव कीजिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव कीजिएगा तो भी ये निगेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन और ये कंडीशन है, इस दो कंडीशन में ही ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों उसी फॉर्म में है, मतलब क्या कि या तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या ऊपर वाला भी एंड नीचे वाला भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होगा क्या, तभी जी सेटिस्फाई हो रहा। तो अब देखिए ये कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन देखते हैं, y फ्रॉम 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, y उधर गया तो लेस देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको प्लॉट करें अगर, ये 0 है ये 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये इधर आएगा, और y लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इधर आएगा। तो ये जो कॉमन एरिया है ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो ये 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक। ये 1 मान के चल रहे हैं अभी हम। अब फ्रॉम 2 से देखते हैं, फ्रॉम 2 से देखिए, इसमें y लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो y लेस देन इक्वल टू 0 एंड y उधर गया तो y, देखिए तो y उधर गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इसको, ठीक। ये क्या है, ये 0 है ये 1 है, y लेस देन इक्वल टू 0 इधर, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये इधर। कोई भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं ना, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। तो हमारे पास काम का बचता है 0 से लेकर 1 तक। बट एक कंडीशन और रह गया, कंडीशन क्या रहेगा, y नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। जब y नॉट इक्वल टू 1 है मतलब क्या, इसमें से 1 हटाना पड़ेगा, तो जो इसका रेंज होगा, जो रेंज हम यहाँ निकाल रहे थे अब यहाँ निकालेंगे, तो रेंज जो लिखेंगे हम, रेंज इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ ओपन ब्रैकेट कर देंगे। ओपन ब्रैकेट करेंगे मतलब क्या, 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंडीशन था कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो क्या होगा, ये 1 माइनस वाई 0 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो गया तो ये मतलब ही नहीं है आगे कुछ भी, ठीक है। तो रेंज जो है 0 से लेकर 1 तक रहेगा, ठीक है। चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि लेट f और g डिफाइंड ऑन R2 रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। fx का वैल्यू दिया हुआ है x+1 और gx का वैल्यू दिया हुआ है 2x - 3, f + g, f - g और f by g, तीन चीज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में f और g दोनों जो डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है भाई, तो डिफाइंड ऐसे है, fx = x+1 है क्या, हाँ fx = x+1 है एंड gx = 2x - 3 है, ठीक। gx = 2x - 3। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है f + g, f - g और f by g, यही तीन चीज निकालना है। पहला चलिए देखिए तो ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का है क्या, दो फंक्शन को ऐड करना, दो फंक्शन को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना और दो फंक्शन को डिवाइड करना है। पहला चलते हैं, f + g निकाल रहे हैं अगर, तो कैसे निकालेंगे, दो फंक्शन को ऐड करना है, बेसिकली सिंपली दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है और कुछ नहीं। x + 2x क्या आएगा
3x और +1 -3 क्या आएगा 2, हो गया ये खत्म। सेकंड पार्ट f - g, क्या करना है, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना बेसिकली, और कुछ नहीं। ये बच्चा वाला सवाल है, ये तो क्लास 8वां क्लास का बच्चा भी बना देगा। दो फंक्शन को माइनस करना कौन सा बड़ा काम है। देखिए तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो माइनस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया। 3 - 1 2 - 2x - x x, ठीक है, तो हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, f/g। दो फंक्शन का डिवीजन करना है तो दो फंक्शन को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। बस एक कंडीशन और रहेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 3। बस एक कंडीशन और रहेगा कि 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 3/2, ये उधर चला गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, और कुछ हमें नहीं करना है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या कर रहा है कि लेट f इक्वल्स टू एक रिलेशन दिया हुआ है, अच्छा फंक्शन दिया हुआ है एक्चुअली। लेट f इक्वल्स टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन दिया हुआ है, और fx दिया हुआ है ax + b, और b का वैल्यू बताना है। बस इतना ही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है कि एक फंक्शन f दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक फंक्शन f है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, और एक चीज दिया हुआ है कि z से z में डिफाइंड है। z से z में डिफाइंड है मतलब क्या, इंटीजर ही है सिर्फ, ध्यान रखिएगा। z एक इंटीजर है, z से इंटीजर, ठीक, इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। और हमें जो फंक्शन दिया हुआ है fx = ax + b, ये fx = ax + b ये भी दिया हुआ है हमें सॉरी ax + b दिया हुआ है। ये लीनियर फंक्शन का फॉर्म है क्या, लीनियर फंक्शन में क्या होता था, y = mx + c, सेम चीज है, m की जगह a है, c की जगह b, और कुछ नहीं है, सेम चीज है दोनों। तो ये रियल फंक्शन ही है बेसिकली, जस्ट दैट कि हमें a और b का वैल्यू बताना है इस बार m और c की जगह। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को y लिखते हैं। ये पहला वाला नंबर होता है, पहला वाला जो नंबर होता है सेट का, वो क्या होता है, वो x का वैल्यू होता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो क्या होता है, वो y का वैल्यू होता है। तो इस पे चलते हैं, पहला वैल्यू लेके चलते हैं। 1 = a × 1, a + b, एक इक्वेशन लेकर छोड़ दीजिए। ये लेके चल सकते थे, लेकिन हम लेके ये चलना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि एक टर्म 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको करते हैं 0, 1 को, तो y = -1 = a × 0 प्लस b क्या है, b यही रह जाएगा, ये तो हट गया, बच गया क्या यहाँ पे, b = -1। अब b = -1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या कीजिएगा, b का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा, तो क्या आएगा देखिए, a - 1 = 1, a = 2, 1 इधर जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमें a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए था, बस a और b का वैल्यू चाहिए था। और जो फंक्शन fx जो होगा हमारा y = fx, वो ax + b है, और a का वैल्यू 2 है, इसलिए 2x + b का वैल्यू -1 है, तो 2x - 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 9 क्या है देखते हैं। नाइन का लेट r be a relation from n to n defined by r a comma b such that a और b belongs to natural numbers, a = b², are the following true। तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है या नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। एक फंक्शन f दिया हुआ है, सॉरी एक रिलेशन r दिया हुआ है। r एक रिलेशन है जो a, b पे है, सच दैट a और b बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड a = b² है, ठीक। अब पूछ रहा है पहला चीज, a belongs to r for all a belongs to n। चलिए इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं कि लेट a = 2, आप a = 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो a² क्या होगा, a² = 4। तो आप देखिए तो a = b², अगर a और b ये है तो यहाँ पे a = a² होना चाहिए था, a = a²। तो 2 = 4 हो रहा है क्या, नहीं ना, ये नहीं हो रहा, मतलब क्या, दिस इज फॉल्स। सो
क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें कि इफ दिस इज ट्रू तो नो, दिस इज नॉट ट्रू, नो। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा a belongs to r। अब बोल रहा है a कॉमा b belongs to r कह रहा है, a कॉमा b अगर belongs to r है मतलब क्या, लेट्स से लेट a बराबर 3 और b बराबर लेट्स a बराबर 9 और b बराबर 3। ठीक है, तो अगर a इक्वल्स टू 9 है और b इक्वल्स टू 3 है तो a इक्वल्स टू b स्क्वायर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखिए तो 9 इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर 9, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो चीज था कि इफ a कॉमा b रिलेशन में है तो a बराबर b स्क्वायर तो होगा, लेकिन इसका ये मतलब होगा क्या कि b कॉमा a b रिलेशन में आएगा? तो देखिए तो यहाँ पर कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा क्या, ये चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर b क्या था हमारा, b इक्वल्स टू 3 था, तो अगर b कॉमा a बिलोंग्स टू r है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि b इक्वल्स टू a स्क्वायर, लेकिन हम लोग a क्या माने थे 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा क्या? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब क्या b नॉट इक्वल टू a स्क्वायर होगा यहाँ पे, b नॉट इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अगर b नॉट इक्वल टू a स्क्वायर है मतलब क्या, b नॉट इक्वल टू a होगा, b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r होगा। ठीक, तो ये भी गलत है, तो दिस इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू r आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है हमारा कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r, then this implies a comma c belongs to r। ये होगा क्या, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर a comma b belongs to r है मतलब क्या, a बराबर b स्क्वायर है, ठीक, एंड b comma c belongs to r है मतलब क्या, b इक्वल्स टू c स्क्वायर है। हमें क्या चेक करना है कि a comma c belongs to r मतलब क्या, अगर हम दिखा दें कि a बराबर c स्क्वायर है मतलब ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी वैसा कंडीशन जिसमें कि ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रहा मतलब ये रॉन्ग कंडीशन है, तो हम लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 16 लेते हैं, ठीक है, b इक्वल्स टू 4 लेते हैं और c इक्वल्स टू 2 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो a बराबर b स्क्वायर, ये वाला कंडीशन देख रहे हैं अभी हम, a बराबर b स्क्वायर, a बराबर b स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, a इक्वल्स टू 16 बराबर b स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 16, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस इज ट्रू। सेकंड कंडीशन देखते हैं, b इक्वल्स टू c स्क्वायर, यहाँ पे b इक्वल्स टू c स्क्वायर मतलब b का वैल्यू क्या है 4, c स्क्वायर क्या है 2 का होल स्क्वायर, तो 4 इक्वल्स टू 4 है यहाँ पे, मतलब क्या ये भी ट्रू है। लेकिन a इक्वल्स टू c स्क्वायर होगा क्या, देखिए तो a का वैल्यू क्या है 16, ये वाला यहाँ देख रहे हैं, इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो c का वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर ये है क्या, नहीं है ना, c नॉट इक्वल टू मतलब a नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, तो a नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज a कॉमा c डज नॉट बिलोंग टू r, तो ये भी नो होगा आंसर। ठीक है, कूल। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है a में, लेट b इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 एंड 16 एंड f एक फंक्शन दिया हुआ है, नहीं f एक रिलेशन है, नहीं f एक ऑर्डर पेयर है, हमें बताना है कि ट्रू है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b एंड सेकंड है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, जस्टिफाई इन योर ईच केस। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 में a जो दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1 2 3 4, b दिया हुआ है हमें
1 5 9 11 15 एंड 16। सी दिया है हमें, सॉरी सी नहीं दिया हमें, एक फंक्शन एफ दिया है, फंक्शन नहीं कहिए तो ऑर्डर पेयर है अभी तो। 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक, अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, चेक करना है, इज एफ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, हमें ये चेक करना है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट दो सेट बनाते हैं, एक सेट ये हो गया, एक दूसरा सेट ये हो गया। इसमें पहला एलिमेंट यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 और 2 लास्ट में तो फिर से आ रहा है। और इसमें देखिए तो दूसरा वाला एलिमेंट इसमें आएगा तो 5 9 1 5 पहले से लिखा हुआ था, 5 नहीं आएगा, और दूसरा 11 है। ठीक है, 1 ही है ना यहाँ पर, हाँ 1 ही है। ठीक, अब देखिए 1 5 से रिलेटेड है क्या, 2 9 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए 3 1 सॉरी 3 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे गया है। ठीक, और 2 11 से भी रिलेटेड है। तो अब ये रिलेशन है कि नहीं ए से बी पे, तो देखिए तो ए में क्या है, 4 एलिमेंट था, इसमें भी 4 एलिमेंट है। ठीक, बी में 1 5 9 11 और 16, इसमें 1 5 9 और 11 है, 16 नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और 15 भी नहीं है, बट ये ए से बी के तरफ ही रिलेशन है ना, रिलेशन है राइट। तो रिलेशन क्यों है, क्योंकि ए और बी का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसमें जितने एलिमेंट आएंगे उसमें से कुछ एलिमेंट को अगर आप सबसेट लीजिएगा तो ये एक सबसेट बनेगा, ये सबसेट बनेगा, मतलब एफ एक रिलेशन है, सॉरी एफ एक रिलेशन है। तो यस, एफ इज अ रिलेशन बिकॉज एफ contains set of ordered pairs taken from Cartesian product of A and B, that is A cross B। ठीक है, ए क्रॉस बी से जितना भी एलिमेंट आएगा उसमें से अगर सबसेट लेना तो ये एक बनेगा, और सबसेट बनेगा मतलब क्या, एफ एक रिलेशन है। सेकंड पार्ट चलते हैं, इज एफ अ फंक्शन, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन के लिए आप याद कीजिए क्या कंडीशन बताए थे, दो कंडीशन, लेफ्ट साइड का एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन था कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए राइट साइड में। देखिए तो यहाँ लेफ्ट साइड का एक भी एलिमेंट खाली तो नहीं है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहला फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। देखिए तो 2 का एक से ज्यादा इमेज है क्या, 2 का इमेज 9 भी है, 2 का इमेज 11 भी है, तो यहाँ ये गलत हो गया, तो एक से ज्यादा इमेज है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A to B because element 2 has more than one image। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज है, दो का दो इमेज है, एक 9 भी है और एक 11 भी है, तो मतलब ये चीज तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए एफ एक फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बचता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ऊपर से ही रिमूव करते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, एफ एक जेड से जेड पे एक रिलेशन है, सबसेट है, डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या चेक करना है, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अब जेड क्या होता है, जेड इंटीजर होता है। ठीक, अब हमें बताया गया है कि जेड से जेड पे फंक्शन है, तो फंक्शन है मतलब क्या हुआ होगा, दो कंडीशन हुआ होगा। पहला, हर एक एलिमेंट का एक ना एक मैपिंग होना चाहिए। दूसरा, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा मैपिंग नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अगर a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 8 लें तो देखिए तो a इंटू बी क्या होगा, हम लिखना चाह रहे हैं ए बी कॉमा ए प्लस बी। अभी हम ये लिखना चाह रहे हैं, a इंटू बी क्या होगा, 8 इंटू 2 16 कॉमा a प्लस बी क्या होगा 8 प्लस 2 10। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन अगर हम मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू -2 और b इक्वल्स टू -8, तब देखिए तो ए बी कॉमा ए प्लस बी अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, a इंटू बी -2 इंटू -8 क्या होगा 16 प्लस 16 होगा ना, -2 इंटू सॉरी ये अलग से आप मन में देख लीजिए। यहाँ पे हम a टाइम्स b कर रहे हैं तो -2 इंटू -8 इक्वल्स टू 16 होता है, प्लस 16, तो यहाँ पे ये 16 आएगा और कॉमा -2 प्लस -8 तो क्या आएगा -10 आएगा ना। अब देखिए तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था, हम सिर्फ इन्हीं दोनों का देखते हैं, इन दोनों का ये वाला बनाते हैं इमेज डायग्राम। ठीक है, तो लेफ्ट वाला चीज इसमें आएगा तो इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है, तो यहाँ कर रहा है क्या, राइट वाला जो है इधर 10 आएगा और इधर -10 आएगा। ठीक, ये 16 10 से भी रिलेटेड है, 16 -10 से भी रिलेटेड है। हम क्या बताए थे आपको कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 16, इसी का एक से ज्यादा इमेज आ गया, 10 भी आ रहा है -10 भी आ रहा है। अब अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज आ रहा है मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो क्या लिखेंगे इसको, f इज नॉट ए फंक्शन because element 16 has more than one image for a equals to 2 and b equals to 8 and a equals to -2 and b equals to -8। तो ये अगर हम a का वैल्यू ये सारी चीजें लें तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि लेट a इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 एंड f एक फंक्शन है जो a से n की तरफ गया है और डिफाइन कैसे किया गया कि fn इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। हमें रेंज निकालना है f का, तो पहले हमें रेंज निकालने के लिए पहले f भी डिफाइन करना होगा कि f क्या है ना, उसके बिना तो नहीं निकाल सकते। चलिए इसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी अभी आप लोग मिसलेनियस में कर रहे हो, सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन तो आए हुए भी हैं, जेईई मेंस में आपके कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं या सिमिलर टाइप के या बिल्कुल सेम भी। ठीक है, तो ये सारे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि लेट ए बी अ सेट, सेट क्या है 9 10 11 12 एंड 13, इसमें 5 एलिमेंट है और एक फंक्शन f है जो a से n की तरफ डिफाइंड है, सॉरी a से फ्रॉम a टू n डिफाइंड है, सच दैट डिफाइंड बाय f of n इक्वल्स टू द हाईएस्ट
प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। हमें इसका रेंज बताना है, फाइंड द रेंज ऑफ f, रेंज निकालना है। चलिए पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शन f क्या है। हमें फंक्शन f तो ये कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन हमें चाहिए रोस्टर फॉर्म में, ताकि हम उसका सेट बना सके और उसका रेंज निकाल सके। रेंज कैसे निकालना है, तो जो भी सेट होता है ऐसा फॉर्म में, इसमें इस सेट में जो भी एलिमेंट रहेगा राइट साइड में सारा रेंज होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है सारा डोमेन होता है। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, पहले इस फॉर्म में लिखने के लिए इस फॉर्म को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम पहले एलिमेंट 9 लेते हैं, व्हेन n इक्वल्स टू 9, तो fn क्या आएगा, देखिए तो fn क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 9 का प्राइम फैक्टर 1 प्राइम फैक्टर है, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, सिर्फ फैक्टर है इसका। 2 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 है ना। 3 है इसका, 4 6, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 है, 9 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो बस एक इसका एक नंबर आएगा 3। तो n इक्वल्स टू 10 लोगे, n इक्वल्स टू 10 लोगे तो fn क्या आएगा, 2 5, और क्या हो सकता है इसका प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट कौन सा है, दिस वन है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको लिखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल्स टू 2,5। तो fn जो होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, तो fn विल बी 5। अब n इक्वल्स टू 11 लेते हैं, तो इसका fn क्या होगा, 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 11 ही है। n इक्वल्स टू 12 लेते हैं, तो fn क्या होगा, इसका 12 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो 2 है प्राइम फैक्टर, 3 है प्राइम फैक्टर, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, तो ये 2 और 3 है। तो इसका अगर हम fn लिखें तो 3 आएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 13 लेते हैं, तो fn इक्वल्स टू 13 ही रहेगा, ठीक, क्योंकि 13 को एक प्राइम नंबर है। तो अब देखिए, तो इसमें लेफ्ट साइड वाला हम लिखते हैं, तो 9 10 11 12 एंड 13, और राइट साइड में देखिए तो क्या आएगा, राइट साइड में 3 5 11, 3 पहले से आया हुआ है तो 3 रहेगा, और एक 13। देखिए तो 9 3 से रिलेटेड है क्या, 9 3 से रिलेटेड है, 10 5 से रिलेटेड है, 11 11 से रिलेटेड है, 12 3 से रिलेटेड है, 13 13 से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले फंक्शन है भी या नहीं ये हम देखते हैं इसमें। तो फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा, इस साइड का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, सबका एक ना एक इमेज है, और एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं आना चाहिए। 9 का एक ही इमेज है, 10 का एक ही इमेज है, 11 का एक ही इमेज है, 12 का भी एक इमेज है, ऑल्दो 9 और 12 का सेम इमेज है, बट एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। 12 का एक एलिमेंट, 12 का एक इमेज है 3, 13 का एक इमेज है 13, तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डोमेन क्या होगा, 9 से लेकर 13 तक। रेंज क्या होगा, तो इधर वाला, तो रेंज इसका अगर लिखे हम, रेंज 3 5 11 और 13, यही 4 एलिमेंट इसके रेंज में आएंगे। और ये इससे हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। हम लोग ने पहला चैप्टर सेट्स कंप्लीट कर लिया, उसके बेसिस पे हमने बिल्ड किया था फंक्शंस चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में हम लोग सेट का ही अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले तो उससे हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते थे, ऑर्डर पेयर का अगर हम सबसेट लेना स्टार्ट कर दे तो रिलेशन बनाते थे। रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन होता है फंक्शन, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फंक्शन में आए तो हम लोग उसका डोमेन और रेंज निकालना सीखे, ये सब चीज कर लिए। तो उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, अलजेब्रा ऑन फंक्शंस देखे कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें भी कर सके। तो हम लोग बेसिकली ऑल एंड ऑल फंक्शंस के बारे में काफी कुछ सीख गए हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और क्लास 11th में आपके लिए फंक्शंस में भी इतना ही। जो आगे फंक्शंस का इन डेप्थ पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। थैंक यू।